प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या? कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में बराबर विद्यार्थी यहाँ पर इसके लिए मांग उठा रहे थे कि भाई हमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के टॉपिक को समझाइए, अर्थात इसकी वीडियो बनाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ जो ये वीडियो बना रहे हैं कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, आज हमारा मुख्य मकसद यही है कि कार्ल मार्क्स को, ठीक है सिद्धांत हम एक ही ले रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, लेकिन समग्र रूप में इसके जो 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण है, इन सभी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद में अब आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ठीक से समझिएगा। ध्यान दें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक रूप में जो कार्ल मार्क्स का सामान्य परिचय है, इसलिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। नंबर 1 बात क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। इसी के साथ में वास्तविक रूप में विचारक कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, इसी के साथ में इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो कैपिटल है। ठीक है, मतलब पूंजी नामक पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? कैपिटल, पूंजी। इसके बाद में इन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, उन सब की चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे। आज तो केवल हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स के जो संपूर्ण विचार हैं, उन संपूर्ण विचारों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया था, उसका मूल आधार वास्तव में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का मूल आधार वास्तविक रूप में अतिरिक्त मूल्य का आर्थिक सिद्धांत था, और अतिरिक्त मूल्य का आधार इतिहास की आर्थिक व्याख्या थी, और इतिहास की आर्थिक व्याख्या का मूल आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चूंकि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि इन्होंने ही सबसे पहले एक वैज्ञानिक की तरह ये बतलाया था कि समाज में परिवर्तन क्यों होते हैं, इस परिवर्तन की क्या दिशा है। भाई कार्ल मार्क्स से पहले भी वास्तविक रूप में समाजवाद की बातें की जा रही थी, लेकिन उन्होंने व्यवस्थित रूप में कोई ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने केवल कल्पनाओं के आधार पर ये बातें की थी। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने ही वैज्ञानिक समाजवाद की चर्चा की है, या समाज में परिवर्तन क्यों होते हैं, इसके संदर्भ में उन्होंने निश्चित नियमों की बात की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ध्यान दें, अब हमें तो समझना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि एक रूस के विद्वान है अफवासिएव, नोट कीजिएगा, क्या नाम है? अफवासिएव। इन्होंने कहा है, सच्चाई भी है इसमें, कि कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, इसमें हीगल से तो द्वंद्ववाद का विचार लिया है। किससे लिया है? हीगल से। ठीक है, तथा भौतिकवाद का विचार फायरबाख से लिया है। किससे? फायरबाख से लिया है। तो यहां हमें किसको समझना है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। तो सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि शब्द कहां से लिए हैं। तो द्वंद्वात्मक शब्द कहां से लिया है? हीगल से।
भौतिकवाद शब्द कहां से लिया है? फायरबाख से लिया है। अब ध्यान दें, अब चूंकि हमें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझना है, विशेषकर ये विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझे कैसे, ये है क्या। तो आज हम आपको इसे बिल्कुल सामान्य रूप में समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, एक द्वंद्वात्मक, दूसरा भौतिकवाद। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, द्वंद्वात्मक शब्द का मतलब क्या है? द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिससे सृष्टि का विकास हो रहा है। अर्थात वास्तविक रूप में द्वंद्वात्मक शब्द का भावार्थ ये होगा कि ये उस प्रक्रिया की तरफ संकेत करता है जिससे सृष्टि का विकास हो रहा है। अब इस सृष्टि का विकास कैसे होगा? ये होगा विरोधी तत्वों में संघर्ष से। जैसे हीगल ने वास्तविक रूप में अपनी जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया दी है उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सृष्टि के विकास के 3 चरण हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद। अब चूंकि हीगल ने सृष्टि का मूल तत्व चेतना को माना है, विश्वात्मा को माना है, उनका अंतिम सत्य, अंतिम लक्ष्य राष्ट्र राज्य की प्राप्ति। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा क्या है? भौतिकवाद। भौतिकवाद का मतलब क्या बता रहे हैं? सृष्टि के मूल तत्वों को सूचित करता है। ये क्या? सृष्टि के मूल तत्वों को सूचित करता है। और कार्ल मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व किसको मानते हैं? भौतिक तत्व या पदार्थ को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भौतिक तत्व या पदार्थ को। जबकि हीगल किसको मानते हैं? चेतना को मानते हैं, विचार को मानते हैं, विश्वात्मा को मानते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सृष्टि के 2 मूल तत्व होते हैं, एक चेतना, दूसरा पदार्थ। ठीक है? एक को कहते हैं जड़ पदार्थ, दूसरे को कहते हैं चेतनता या चेतन। ठीक है? या चेतना, चेतन, चेतना, विश्वात्मा, कुछ भी कह सकते हैं इसको। मतलब सृष्टि के 2 मूल तत्व माने जा रहे हैं, क्या क्या? चेतना और जड़ पदार्थ। अब हीगल तो चेतना की बात करते हैं और कार्ल मार्क्स पदार्थ की बात करते हैं। अब चूंकि द्वंद्वात्मक शब्द कहां से लिया? हीगल से लिया। तो हीगल वास्तव में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। क्या है ये? अब समझिएगा इसको। मतलब यहाँ हमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझे, इसके लिए सबसे पहले द्वंद्वात्मक शब्द को लेंगे। इसका मतलब ये तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिससे सृष्टि का विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है? भौतिकवाद शब्द। इसमें क्या है? सृष्टि के मूल तत्वों को बताता है। और कार्ल मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व किसको मानते हैं? भौतिक तत्व या पदार्थ को। इसका मतलब यहाँ वास्तविक रूप में ये आर्थिक परिस्थितियों को मूल तत्व बतलाएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो अंतिम लक्ष्य है, जो अंतिम सत्य है, इनका कहना है कि एक ऐसे समाज की स्थापना होगी निश्चित रूप में। कैसे समाज की? वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की, जिसमें कोई वर्ग भी नहीं होगा और राज्य भी नहीं होगा। ठीक है? ये इनका लक्ष्य है। जबकि हीगल का अंतिम सत्य क्या था? राष्ट्र राज्य की प्राप्ति। अब वो सृष्टि का मूल तत्व चेतना को मानते हैं और कार्ल मार्क्स किसको मानते हैं? पदार्थ को मानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये दोनों अंतर आपको ध्यान में रखने होंगे, तो ही इसको आप समझ पाएंगे। तो ये क्लियर होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब देखो, यहाँ वास्तविक रूप में ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है क्या? भाई, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिससे सृष्टि का विकास हो रहा है। तो सृष्टि का विकास कैसे हो रहा है, इस प्रक्रिया को समझे। सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तविक रूप में जो ये सृष्टि का विकास हो रहा है, इसमें वास्तविक रूप में विरोधी तत्वों में लगातार संघर्ष होगा। मतलब हीगल कहेंगे कि चेतना के स्तर पर संघर्ष होगा और कार्ल मार्क्स कहेंगे कि पदार्थ के स्तर पर संघर्ष होगा। अब ये कैसे होगा, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है क्या, इसे समझे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे हीगल की बात हो चाहे कार्ल मार्क्स की बात हो, वास्तव में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं।
वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद किसी पक्ष की शुरुआत है, मतलब ये पक्ष हो गया, प्रारंभ हो गया। उसके बाद में प्रतिवाद, ये इसका प्रतिपक्ष हो गया, मतलब इसका विरोध किया जाएगा। इसके बाद में इन दोनों में संघर्ष होगा और संघर्ष के परिणाम स्वरूप यहाँ पतन नहीं होगा, विकास होगा और संघर्ष के परिणाम स्वरूप संवाद अस्तित्व में आएगा, जिसे ही नयावाद कहा जाएगा। इसके बाद में ये नयावाद आ जाएगा, फिर प्रतिवाद आएगा, उसके बाद में फिर संवाद आएगा, फिर नयावाद आएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक अंतिम सत्य को प्राप्त नहीं कर लिया जाता। अब देखो, इस वाद, प्रतिवाद और संवाद को हम इन 4 उदाहरणों के आधार पर समझाएंगे कि आखिर ये है क्या। मतलब समाज में सर्वत्र ये नियम लागू होता है। उसके 3 ही चरण होते हैं, प्रारंभ, उसका विरोध होगा, दोनों में संघर्ष होगा और उसके बाद में वास्तविक रूप में वहां जो तीसरा तत्व उभर कर सामने आएगा, जो कि प्रगति का सूचक है, वो संवाद होगा। कैसे? सबसे पहले तो वास्तविक रूप में यहाँ कार्ल मार्क्स इसको एक गेहूं के पौधे के आधार पर समझा रहे हैं। कैसे? जैसे गेहूं का दाना ले हम, गेहूं का दाना क्या हो गया? वाद हो गया। ठीक है। अब गेहूं के दाने को हम भूमि में डालेंगे तो फिर क्या होगा? अंकुरित होगा, पौधा बनेगा। बीज नष्ट हो गया है, पौधा बन गया है। ये क्या हो गया? प्रतिवाद। क्या हो गया? प्रतिवाद। इसके बाद में पौधा बन गया, बाली आ गई। अब उस बाली में एक दाने के स्थान पर 20-25 दाने आ गए, ये क्या हो गया? संवाद हुआ। तो पतन हुआ कि विकास हुआ? विकास हुआ। फिर पुनः उस बाली में जो गेहूं के दाने हैं उनको हम जमीन में डालेंगे, बाली में जो दाने हैं वो फिर वाद बन जाते हैं। उसके बाद में फिर भूमि में डालेंगे, वो प्रतिवाद होगा। क्यों? क्योंकि पौधा बन जाएगा, फिर बाली आ जाएगी, वो संवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। ठीक है। तो ये तो गेहूं के दाने के आधार पर समझा रहे हैं कार्ल मार्क्स। उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कार्ल मार्क्स आर्थिक जीवन के आधार पर इसको समझा रहे हैं। कैसे? क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो अंतिम उद्देश्य वो है क्या है? एक राज्यविहीन, वर्गहीन समाज की स्थापना, मतलब पूंजीवाद का समापन करना चाह रहे हैं। ये इनका मूल मकसद यही है कि पूंजीवादी व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए इन्होंने सिद्धांत दिया है। अब ध्यान दें, आर्थिक जीवन में क्या करें? वाद किसको बता रही है? ध्यान देंगे, वाद है पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद में प्रतिवाद किसको मान रही है? सर्वहारा, क्या? सर्वहारा वर्ग का अधिनायक वाद, मतलब श्रमिकों का, पूंजीपतियों का शासन। ठीक है। वाद, प्रतिवाद और संवाद क्या कर रही है? संवाद मान रही है साम्यवादी अवस्था को, जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? वाद, प्रतिवाद, संवाद, मतलब इनका कहना ये है, फिर मैं कह रहा हूं, इनका कहना ये कि पूंजीवादी व्यवस्था को अंत तो गत्वा समाप्त होना ही है। अर्थात अंत में इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया के आधार पर ये बताना चाह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होकर रहेगी, राज्य अंत तो गत्वा लुप्त प्राय हो जाएंगे, राज्य समाप्त हो जाएंगे। इनका मूल कहना ये है, क्योंकि यहाँ कार्ल मार्क्स कह रहे हैं राज्य तो शोषण का ही अंतर है, और ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर ये बता रहे हैं कि प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसमें किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता है और वो नष्ट होती ही है, उसका नया रूप उभर कर सामने आता है। तो यहाँ वास्तव में कार्ल मार्क्स मूलतः तो ये चाहते हैं, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं, इनका मूल मकसद ये है। अगला उदाहरण दे रहे हैं हम, एंगेल्स ने गणित के आधार पर इसको समझाया है। क्या? कि जैसे एक संख्या है, प्रारंभ है, इसको वाद कह रहे हैं, इसका प्रतिवाद फिर क्या होगा? माइनस है। इसके बाद में माइनस है मल्टीप्लाई माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर, ये क्या हो गया? संवाद हो गया। मतलब वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो आप देखिएगा यहाँ पर वास्तविक रूप में इसमें पतन हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है? इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। अब इसके बाद में एक चौथा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, आप समझो इस यहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये है क्या, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया आखिर है क्या। ये राजनीति विज्ञान पर आप लागू कर सकते हैं। कैसे? राजनीति विज्ञान का वाद क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान। प्रतिवाद क्या है? व्यवहारवाद। संवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद। मतलब
यह कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको सर्वत्र लागू किया जा सकता है कि किसी न किसी रूप में वहां पर वास्तविक रूप में विकास के 3 ही चरण होते हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद। मतलब पहले किसी भी वस्तु की शुरुआत, प्रारंभ होगा, उसके बाद में उसका विरोध किया जाएगा, फिर उन दोनों में संघर्ष होगा, और संघर्ष होने के बाद में जो सत्य का अंश है वो शेष रह जाएगा, असत्य का अंश है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब इनका कहना ये है कि वास्तविक रूप में समाज का विकास इसी तरह से हो रहा है। इसी आधार पर इनका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया होकर ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। मतलब इसके आधार पर कार्ल मार्क्स ये बताना चाह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया होकर रहेगा और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होकर रहेगी, जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य होगा। मूलतः कार्ल मार्क्स का उद्देश्य भी यही है, अर्थात इनका कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था का समापन होकर ही रहेगा। तो ये हो गया द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। अब देखो वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है ये क्या बताना चाह रहा है, ध्यान दें। मार्क्स ने इसे मानव इतिहास का अटल तथा अपरिवर्तनशील नियम कहा है। मतलब वास्तविक रूप में ये सर्वत्र मिलेगा, ये नियम सब जगह लागू होगा, प्रत्येक चीज पर लागू होगा, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु पर लागू होगा। कौन सा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसी सिद्धांत के आधार पर कार्ल मार्क्स क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि परिवर्तन का कारण दैवीय सत्ता नहीं है। क्या? परिवर्तन का कारण दैवीय सत्ता नहीं है, ईश्वरीय नियम नहीं है, बल्कि क्या है, भौतिक परिस्थितियां हैं। मतलब वास्तविक रूप में समाज में कोई परिवर्तन होता है तो इसमें ईश्वरीय नियमों का कोई रोल नहीं है, दैवीय शक्तियों का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में भौतिक परिस्थितियों में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से ही सामाजिक संस्थाओं में, आर्थिक संस्थाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। ध्यान दें, वास्तविक रूप में आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक परिस्थितियों को, आर्थिक संबंधों को समाज व्यवस्था का आधार बताया कार्ल मार्क्स ने। अर्थात कानून, राजनीति सब तो इसकी अधिरचना है, आधार तो आर्थिक संबंध ही है। मतलब आर्थिक तत्व को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये तो इसकी सामान्य बात होगी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आखिर है क्या, क्लियर होगी ये बात। इसके बाद में अब हम इसको विशेषकर 4 पार्टों के आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं क्या है। अब आपने यदि ये सारी बातें समझनी है तो यहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी पहली विशेषता क्या है? आंगिक एकता। क्या है? आंगिक एकता। इसका तात्पर्य क्या होगा कि वास्तविक रूप में प्रकृति एक संपूर्णता है। संपूर्णता तो इसके अंतर्गत एक सावयवी एकता पाई जाती है। जैसे एक सावयव जीवित शरीर है ये, तो इसमें अंग उपांग सब एक दूसरे से जुड़े हैं। वैसे ही कार्ल मार्क्स का कहना है कि वास्तविक रूप में पूरी जो प्रकृति है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो सृष्टि है वो एक संपूर्णता है। इसके अंतर्गत सभी अंग उपांग, सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन आता है, एक उप व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन आता है, तो सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता ही आता है। इसका भावार्थ ये होगा, ये आपके सामने है, आप इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। दूसरा क्या है इसकी विशेषता? गतिशीलता, परिवर्तनशीलता। अर्थात यह वास्तविक रूप में इनका कहना है कि सृष्टि में सभी वस्तुएं गतिशील हैं, वो स्थिर नहीं है। अब उनमें गतिशीलता पाई जाती है, और गतिशीलता पाई जाती है तो उसके हिसाब से समाज की प्रत्येक व्यवस्थाओं में परिवर्तन निश्चित रूप में होकर ही रहेगा। अर्थात परिवर्तन होता ही रहता है, स्थिर कुछ भी नहीं है। इसके आधार पर बता रही है विशेषता है। तो आप देखिएगा, वाद प्रतिवाद संवाद ये क्या है भाई? परिवर्तन ही तो है, स्थिरता कहाँ है? मतलब वाद आ रहा है, फिर प्रतिवाद आ रहा है, फिर संवाद, संवाद नया वाद बन जाता है, फिर प्रतिवाद, उसके बाद में फिर संवाद, नया वाद, फिर वाद, प्रतिवाद, संवाद। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा जाए। कार्ल मार्क्स अंतिम सत्य किसको मान रहे हैं? साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना को, अर्थात वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना को अंतिम सत्य मान रहे हैं कि ये व्यवस्था आकर ही रहेगी। अगला है तीसरा,
ध्यान देंगे, परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन। यहाँ इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले मात्रा की दृष्टि से परिवर्तन आएगा, उसके बाद में उसमें गुण की दृष्टि से परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा? जैसे यहाँ हम एक पानी का उदाहरण दे रहे हैं कि पानी को बहुत ज्यादा गर्म किया जाएगा तो उससे क्या बन जाएगी, भाप बनेगी। बहुत ज्यादा ठंडा किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। ठीक है, तो मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होता है। ऐसे ही वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था के अंतर्गत भी परिवर्तन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा आमाश कह रहे विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए है तो केवल तुम्हारी मजबूरियां हैं, तुम्हारे बंधन है, तुम्हारी दरिद्रता है, तुम्हारी गुलामी है। तो इसका भावार्थ क्या है कि वास्तविक रूप में इनका कहना है कि जब मजदूर श्रमिक एक जगह एकत्रित होंगे, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिकीकरण होगा तो मजदूर श्रमिक एक जगह रहेंगे तो उनमें एकता आएगी तो किसी न किसी रूप में जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत शोषण हो रहा है तो इनके विरुद्ध विद्रोह अवश्य ही करेंगे। कहने का भावार्थ ये कि जैसे ही वो विद्रोह करेंगे तो इसके अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन आएगा। चौथा क्या है? क्रांतिकारी प्रक्रिया। अब यहाँ वास्तविक रूप में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, इसमें क्रांतिकारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कैसे अपनाई जाएगी? इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो परिवर्तन होगा वो धीरे धीरे क्रमशः नहीं होगा, बल्कि क्रांतिकारी रूप में होगा। मतलब एक झटके से यहाँ पर श्रमिकों के द्वारा क्रांति की जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप क्या आएगा, वास्तविक रूप में साम्यवादी अवस्था का युग आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पांचवी विशेषता क्या है? नकारात्मक सकारात्मक संघर्ष। इसका भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत नकारात्मक और सकारात्मक तत्वों में संघर्ष होता है। जैसे वाद और प्रतिवाद, किसी वस्तु का प्रारंभ, उसके बाद में जो उसका विरोधी होता है उसका विरोध करता है। ऐसी स्थिति में इसमें नकारात्मक और सकारात्मक तत्वों में संघर्ष होता है और उसके परिणाम स्वरूप वहां पर पतन नहीं होता बल्कि प्रगति होती है। ठीक है, नकारात्मक सकारात्मक संघर्ष होगा यहाँ पर। तो ये 5 विशेषताएं बन गई। अब ये विशेषताएं कहीं बाहर से नहीं आ रही है, आपने जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को समझा है, इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर इसकी विशेषताएं बनेगी। इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर ही वास्तविक रूप में यहाँ पर द्वंद्वात्मक विकास के नियम बनेंगे, इसके आधार पर इसकी आलोचना की जाएगी, इसके आधार पर इसका महत्व बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी विशेषताएं हो गया। दूसरा पार्ट क्या लेंगे हम? द्वंद्वात्मक विकास के नियम। क्या? द्वंद्वात्मक विकास के नियम। ये आपके सामने है, ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर अब द्वंद्वात्मक विकास के नियम भी बताए गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये नोट करेंगे। दूसरा पार्ट इसका, ये समग्र रूप में मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। किसी भी परीक्षा के अंतर्गत आप बैठेगा, राजनीतिक विज्ञान संबंधित, ध्यान दें, द्वंद्वात्मक विकास के नियम। तो यहाँ क्या है? प्रकृति के विकास के कुछ नियम हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि प्रकृति के विकास के कुछ नियम हैं और इन नियमों के 3 बिंदुओं के आधार पर समझा रहे हैं। हालांकि ये बात यहाँ द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में स्पष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसके 3 बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। नंबर 1 कि विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। नोट कीजिएगा, पहला बिंदु क्या बना रहे? विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। अब यहाँ विपरीत तो है भाई, वाद प्रतिवाद। जैसे यहाँ गेहूं का दाना ले रहे हैं तो गेहूं का दाना फिर उसको भूमि में डालना, तो ये क्या हो गया? वास्तविक रूप में विपरीतों की एकता और संघर्ष, वहां संघर्षित होगा भाई, उसको भूमि में डाला जाएगा, उसके बाद में उसको किस तरीके का तापमान दिया जा रहा है उसके आधार पर विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में जो द्वंद्वात्मक विकास का नियम है या प्रकृति का जो नियम है, उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो विपरीत तत्व होते हैं उन विपरीत तत्वों में एकता होती है और उसके साथ में उसमें संघर्ष भी होता है और संघर्ष के परिणाम से उसमें विकास होता है। कैसे? इसको उदाहरण समझेंगे हम। जैसे हम एक चुंबक को लेते हैं, अब एक चुंबक का टुकड़ा हमने लिया तो उसमें दोनों तरफ, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है, दूसरी तरफ उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अब यदि हम उस चुंबक के टुकड़े में 2 टुकड़े कर दें तो क्या फिर उसमें एक ध्रुव बचेगा? नहीं, पुनः उसमें दोनों ध्रुव फिर शेष रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो श्रमिक और पूंजीपति हैं उनमें भी वास्तविक रूप में विरोध के द्वारा परिवर्तन होता है। वैसे तो ये दोनों एक जगह रह रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इनमें विरोधी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें श्रमिक एक होकर के पूंजीवादी व्यवस्था का सफाया कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है?
परिमाणात्मक क्या, परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम। इसका भावार्थ ये होगा कि वास्तविक रूप में यहाँ जो प्रकृति के विकास का नियम है उसमें पहले मात्रा से फिर गुणात्मक दृष्टि में परिवर्तन होगा, मतलब परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम। कैसे, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि भी पानी वास्तविक रूप में बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो भाप बन जाता है, ठंडा कर दिया जाए तो बर्फ बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ मात्रा से गुणात्मक में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत भी परिवर्तन होता है और इसी के हिसाब से उसमें विकास होता है। तीसरा बिंदु क्या बनाएंगे, निषेध के निषेध का नियम। देखो ध्यान दे, निषेध के निषेध का नियम आप गेहूं के आधार पर इसको समझ सकते हैं। निषेध के निषेध का नियम, गेहूं का दाना लिया, भूमि में डाला, निषेध, निषेध के निषेध का नियम आप इसको गेहूं के दाने के आधार पर समझ सकते हैं। और फिर इसको क्या कहेंगे हम, यही विकास की प्रक्रिया है कि वास्तविक रूप में निषेध के नियम के द्वारा, क्या, निषेध के नियम के द्वारा ही विकास होता है। यही विकास की प्रक्रिया है। कैसे, ये रहा निषेध का निषेध, ठीक है, पहले प्रारंभ उसके बाद में विरोध होगा, तो ये क्या होगा, निषेध का निषेध। मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी हम कहेंगे परिस्थिति का, किसी भी उत्पादन प्रणाली का पहले प्रारंभ होगा, उसके बाद में उसका विरोध किया जाएगा, दोनों आपस में टकराएंगे, इसके बाद में इसका तीसरा तत्व बढ़कर सामने आएगा और वो क्या होगा, संवाद होगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो पूंजीवादी व्यवस्था प्रारंभ हो गया, वाद हो गया, फिर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद क्या होगा, प्रतिवाद होगा। इसके बाद में फिर संवाद क्या आएगा, दोनों में टक्कर होगी, संघर्ष होगा। इसके बाद में क्या आएगा, वास्तविक रूप में साम्यवादी अवस्था का युग आएगा, जिसके अंतर्गत ना वर्ग होंगे ना राज्य होंगे। तो ये वास्तविक रूप में जो कार्ल मार्क्स है वो इन तीन बिंदुओं के आधार पर क्या बता रहे हैं, प्रकृति के विकास के नियम है कि प्रकृति में विकास कैसे होता है, समाज में परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन की क्या दिशा है, इन तीन बिंदुओं के आधार पर ये समझाना चाह रहे हैं। तो ये हो गया द्वंद्वात्मक विकास के नियम। देखो फिर मैं कह रहा हूँ कि मूल तो समझना ये है आपको, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। और फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि भौतिकवाद, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो प्रकृति का विकास हो रहा है, ध्यान देंगे प्रकृति का जो विकास हो रहा है, इसमें चरण तीन ही बता रहे, हीगल ने भी तीन बताए, कार्ल मार्क्स ने तीन ही बताए, वाद, प्रतिवाद और संवाद। पर अंतर है, हीगल सृष्टि का मूल तत्व किसको मान रहा है, चेतना को मान रहा है, जबकि कार्ल मार्क्स किसको मान रहा है, पदार्थ को मान रहा है। पदार्थ मतलब वास्तविक रूप में आर्थिक परिस्थितियां। इनका कहना है कि उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे समाज व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा, राज्य व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो मूलतः इनका पदार्थ से तात्पर्य आर्थिक परिस्थितियों से, आर्थिक तत्वों से, मतलब इन्होंने मुख्य या प्रधान किसको माना है, आर्थिक तत्वों को माना है। इसे इन्होंने वास्तविक रूप में सभी व्यवस्थाओं का आधार माना है। जैसे समाज व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इन सब का आधार किसको माना है, अर्थव्यवस्था को माना है, आर्थिक तत्वों को माना है। तो इनका कहना यह है कि आर्थिक संबंधों में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे समाज व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में परिवर्तन होंगे, निश्चित है ये भाई। इसलिए तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आप ध्यान, ये हो गए प्रकृति के विकास के तीन नियम। अब इसका तीसरा पार्ट क्या लेंगे हम, आलोचना, कि इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में क्या कमियां हैं। नंबर एक, आत्म तत्व की घोर उपेक्षा। ध्यान दें, कार्ल मार्क्स ने सब कुछ भौतिक तत्व या जड़ तत्व या पदार्थ को ही माना है, मतलब पदार्थ सब कुछ है। इसका कहना यह है कि वास्तविक रूप में जो उत्पादन प्रणालियां हैं, आर्थिक संबंध है, उनमें जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे समाज व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। कहने का भावार्थ यह है कि कार्ल मार्क्स ने जो चेतना है, हीगल ने जिसके ऊपर बल दिया था, चेतना की सृष्टि का मूल तत्व चेतना मान रहे हो, विचार को मान रहे हैं। तो यहाँ कार्ल मार्क्स वास्तविक रूप में आत्म तत्व की उपेक्षा कर रहे हैं कि चेतना का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, जबकि वास्तविक रूप में भूमिका किसकी है, पदार्थ की है, जड़ तत्व की है, भौतिक तत्व की है। मतलब मुख्यतः इनका कहना है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सामाजिक संस्थाओं का मूल जो आधार है वो पदार्थ है। जबकि हीगल क्या करें कि वास्तविक रूप में
जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका आधार चेतना है, कि चेतना के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। और बात भी सही है। देखो वास्तव में तो सृष्टि का मूल तत्व भाई चेतना ही है। जितनी भी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं की स्थापना किसके आधार पर होती है? चेतना के आधार पर होती है। तो वास्तव में तो सृष्टि का जो मूल तत्व वो चेतना ही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आलोचकों का कहना है कि कार्ल मार्क्स ने आत्म तत्व की घोर उपेक्षा की, मतलब चेतना की उपेक्षा की है, पदार्थ के ऊपर बल दिया है। ठीक है, ये यहाँ रहा पदार्थ। दूसरी आलोचना क्या है? भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट गूढ़ है। अब यहाँ वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स के द्वारा जो भौतिकवाद की धारणा है इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ मान किसको रहे हैं भाई? एक तरफ ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में पूंजीवादी व्यवस्था में मुख्य भूमिका किसकी होती है? औद्योगिकीकरण की। अब औद्योगिकीकरण कैसे आएगा? चेतना से तो आएगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि भौतिकवाद की धारणा का इन्होंने कोई स्पष्ट अभिप्राय नहीं बतलाया है। तीसरा क्या है? भौतिकवादी दर्शन है ये। कैसे भौतिकवादी दर्शन? क्योंकि वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स व्यक्ति की भौतिक संतुष्टि के ऊपर बल दे रहे हैं, मानसिक संतुष्टि की तरफ इनका ध्यान नहीं है। जबकि वास्तविक रूप में मानसिक संतुष्टि भौतिक संतुष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वह व्यक्ति को पेटू बनाता है, संयमी नहीं बनाता है। गांधी जी की तरह क्या बनाता है? पेटू बनाता है। इसलिए एक भौतिकवादी दर्शन है। अगला क्या है कि चेतन द्वारा जड़ पदार्थ का संचालन, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो आलोचकों का कहना है कि चेतना के द्वारा, चेतन के द्वारा, क्या कर रहा हूं मैं? चेतन के द्वारा, चेतना के द्वारा, आध्यात्मिक तत्व के द्वारा, क्या कर रहा हूं मैं? आध्यात्मिक तत्व के द्वारा, नैतिक तत्व के द्वारा, जिसको क्या चेतना कह सकते हैं। चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन होता है, ना कि जड़ पदार्थों के द्वारा चेतन का संचालन होता है। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण तो चेतना है, विचार है, ना कि पदार्थ। जबकि कार्ल मार्क्स किसको मान रहे हैं? पदार्थ को मान रहे हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में चेतना का संचालन ही पदार्थ के द्वारा होता है। जबकि हीगल कहेगी नहीं, गलत बात है। वास्तविक रूप में सृष्टि का मूल तत्व किसको मानते हो? चेतना को मानते हैं। और आलोचकों का कहना भी यही है कि चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन होता है। ठीक है, जबकि ये जड़ पदार्थों के द्वारा चेतन तत्व के संचालन की बात करते हैं। ये पूर्णतः गलत है। अगली कमी क्या बता रही है? द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास एक कपोल कल्पना। ध्यान दें, नोट करें, द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास एक कपोल कल्पना है। ये आपके सामने, मतलब आलोचकों का कहना है कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर कार्ल मार्क्स ने जिस विकास की बात की है, क्या जिस विकास की बात की है वह केवल कल्पना मात्र है। कैसे भाई? यदि एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स और हीगल को ना पढ़े तो क्या वो ये बता सकता है कि वास्तव में विकास की यही प्रक्रिया होगी? नहीं बता सकता। तो इसका मतलब वास्तव में तो हीगल ने और कार्ल मार्क्स ने जो ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया दी है वास्तव में कल्पना मात्र है। इसी के आधार पर समाज का विकास हो रहा हो, ये सत्य बात नहीं है। मूलतः यहाँ हम ये कहेंगे कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन यदि कोई नहीं करे तो वास्तविक रूप में वह ये नहीं बता सकता कि प्रकृति का विकास इसी तरीके से होगा। या प्रकृति के विकास के तीन ही चरण होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसलिए ये कल्पना मात्र है। मतलब समाज का विकास, प्रकृति का विकास, समाज में परिवर्तन ठीक इसी प्रकार से नहीं होता है। और यदि होता भी है तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कार्ल मार्क्स एक तरफ तो कह रहे हैं कि वाद, प्रतिवाद, संवाद ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। ठीक है, कब तक? अंतिम सत्य को पाए तब तक। अब अंतिम सत्य क्या है कार्ल मार्क्स का? वर्गहीन राजनीतिक समाज की स्थापना, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था का समापन और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना। चलो ठीक है, अब मान लीजिएगा साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगी तो फिर इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का जो मूल तत्व है, क्या विरोधी तत्वों का संघर्ष, वो समाप्त नहीं होगा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक व्यवस्था का फिर कोई प्रतिवाद आएगा ही आएगा।
तो उसका भी सफाया होकर रहेगा। तो फिर कार्ल मार्क्स ने गलती कैसे की है? ये प्रक्रिया तो लगातार चलती रहेगी, अंतिम सत्य भी प्राप्त कर लिया फिर भी प्रक्रिया चलेगी। तो क्यों? क्योंकि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का जो मूल तत्व है क्या, कि इससे सृष्टि का विकास हो रही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो लगातार चलती रहेगी तो फिर यहाँ साम्यवादी अवस्था में आकर के रुक कैसे जाएगी, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद में अंतिम जो इसकी आलोचना की जाएगी वो क्या है कि परमाणु के बजाय दृष्टांतों पर बल दिया है इन्होंने। मतलब वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने केवल दृष्टांतों के ऊपर तो बल दिया है। ये दृष्टांत है, आपको देखो गेहूं का पौधा है, आर्थिक जीवन के आधार पर उदाहरण दिया है, इसी के साथ में गणित के ऊपर उदाहरण दिया है, और हमने राजनीतिक ज्ञान के ऊपर उदाहरण दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इतिहास के तथ्यों के आधार पर कार्ल मार्क्स ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, जबकि केवल उन्होंने दृष्टांतों के ऊपर बल दिया है। इसके सिद्धांत में कोई प्रमाण नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, तथ्यों के आधार पर इन्होंने ये बातें नहीं बताई हैं। तो ये बात हम कह सकते हैं वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कमियां हैं। ठीक है, परंतु अब इसमें कमियां तो हैं, पर क्या कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है भाई? चाहे कोई भी सिद्धांत हो, ठीक है, उसमें कमियां होती हैं, लेकिन भाई कोई न कोई तो महत्व उसका होता ही है। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का भी महत्व है। ये चौथे पार्ट में लेंगे हम, और वो महत्व विशेषकर क्या होगा, ध्यान दें। वास्तविक रूप में इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर कार्ल मार्क्स ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जब श्रमिक एक जगह एकत्रित होंगे तो उनमें एकता होगी तो ऐसी स्थिति में वहां क्रांति अनिवार्य रूप में होकर रहेगी और पूंजीवादी व्यवस्था का समापन होगा ही होगा। ठीक है, अपर वास्तविक रूप में ये क्रांति की अनिवार्यता को सिद्ध करते हैं सिद्धांत के आधार पर, परंतु वास्तविक रूप में इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान और महत्व वो क्या है कि वास्तव में इस सिद्धांत के आधार पर ये उस समय जो धार्मिक सत्तावाद था, दैवीय नियमों के ऊपर जो बल दिया जा रहा था, ईश्वरीय नियमों के ऊपर जो बल दिया जा रहा था, उन सब का इन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर खंडन किया है। और खंडन करने के बाद में इन्होंने समाज में धर्मनिरपेक्षता की शक्तियों को मजबूत किया है। क्या कह रहा हूं मैं? समाज में धर्मनिरपेक्षता की शक्तियों को मजबूत किया है। क्यों किया है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो ये परिवर्तन का कारण है वो दैवीय सत्ता नहीं है बल्कि भौतिक परिस्थितियां हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में धर्मनिरपेक्षता की शक्तियों को इन्होंने सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, धार्मिक सत्तावाद का खंडन किया है, अर्थात दैवीय सत्ता को परिवर्तन का कारण स्वीकार नहीं कर रहे हैं बल्कि भौतिक परिस्थितियों को परिवर्तन का कारण बतला रहे हैं। तो यही वास्तविक रूप में कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व है। ये हो गया कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब इसमें किसी भी रूप में हमने कोई बात शेष नहीं छोड़ी है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठिएगा, एग्जाम में किसी भी रूप में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, आप इसमें कोई गलती नहीं कर सकते। ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान को ठीक से समझिएगा और किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं तो वहां पर आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। हम केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे बल्कि आपको ठीक से राजनीति विज्ञान से संबंधित बातों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।